सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीवा पराशर। इस वक्त अगर हर तरफ राजनीतिक तौर पर देखें तो जिस बात की चर्चा है वो है उत्तर प्रदेश। हर रोज उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। 48 घंटे के अंदर योगी सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए, वैसे फैसले लिए जिसका सबको इंतजार भी था और वो फैसले पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए। जाहिर तौर पर वो विरोधी जो इसको बड़ा मुद्दा बना रहे थे अपनी जीत करार दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे दबाव से ही हुआ, लेकिन ये खबर तो अब पुरानी हो गई है। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने गिने हुए 16 मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की और बैठक में चिंतन हुआ, मनन हुआ, आगे की कार्रवाई क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इस सब पर चर्चा की। एक तरीके से कहें कि पूरी टीम तैयार कर दी और अब ये जो लिटमस टेस्ट होने वाला है उपचुनाव को लेकर, इसके लिए एक तरफ बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है और जो भी गिले शिकवे थे, जो भी बातचीत थी, जो भी बंद कमरे में हुई और कुछ हद तक बाहर आई, उस सब को सुलटा लिया गया और अब मिलकर काम करने की हिदायत भी हो गई है और सब आगे बढ़ भी गए। लेकिन विपक्ष की मजबूरी क्या है? विपक्ष की मजबूरी यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की अंदरूनी खींचतान और जो नतीजे आए हैं उसका कहीं ना कहीं असर वो उपचुनाव में लेकर आ जाएंगे और ये फूट की अटकलें, इन खबरों को बड़े पैमाने पर सामने लाकर वो अपना फायदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ऐसा लग रहा है ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार अब पार्टी ने कमर कस ली है। तो जरा हम बीजेपी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और विपक्ष कैसे इस वक्त सख्ते में है, क्योंकि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो बैक फुट पर कौन है उनके विरोधी। एक बार जरा अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे। दसों के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई, उसका जहाज डूब रहा है, तो उस पर बहुत से लोग कूद कर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं रिजल्ट देने वाला लीडर हूं और रिजल्ट देने वाली पार्टी है। अपनी 11 सीट हारी हुई थी 15 में 2022 में और 9 जीत कर दिया था। और भी 3 सीट जो हारे है 2-3 हज़ार वोटों से 4 दर्द देख करके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। किनके दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं, आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है जान झोंक दिए, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की तरफ से ये हिदायत दी गई है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आज जो बैठक हुई है उसमें मंत्रियों को जो कामकाज दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर दो बातें कही गई हैं। एक कि कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात की जाए, कार्यकर्ता क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, उनसे बात की जाए। और दूसरा ये कि जिस भी इलाके, जिस भी जिले के बारे में आपको जिम्मेवारी दी जाती है वहां पर कम से कम हफ्ते में 2 रात बिताएं और वहां पर बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए काम करें। तो ये एक तरीके से संगठन की बात है जो लगातार बीजेपी तब से अब तक करती ही आ रही है, जब से बीजेपी का जन्म हुआ है। लेकिन अचानक से क्योंकि खबरें ये चलने लगी कि संगठन सरकार, तो उसके बाद आज की जो ये बैठक है ये काफी बड़ी है। और उसके बाद एक बैठक दिल्ली में भी हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। तो एक तरीके से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब कैसे दुरुस्त किया जाए पार्टी को और आगे कैसे रास्ता इख्तियार करना है, उस सब को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपके साथ करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ गए हैं। हमारे साथ सदफ जफर जी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। और कुछ ही समय में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं जरा अखिलेश कटियार जी, आप ही से बातचीत करना चाहूंगी। सबसे पहले ये जो बात हो रही है, बीजेपी में तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब ऐसा दिख भी रहा है, और अगर नहीं भी हुआ है तो वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, जैसा आपकी पार्टी में भी होता रहा था। तो ये इतना इसको बढ़ा चढ़ाकर विपक्ष उत्तेजित हो रहा है, पेश कर रहा है, अपनी जीत बता रहा है, ऐसा क्या हो गया? रीमा जी, दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एक तरफ बयान आता है इनके सहयोगी दल का, राजभर जी कहते हैं बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से मिलेगा, बुलडोजर चलवा लीजिए वोट तो नहीं मिलेगा। फिर योगी जी का बयान आया उस परिणाम के बाद कि हम अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव हारे, और ये सारा किसकी तरफ था, आत्मविश्वास कौन दिखा रहा था? उनका इशारा सीधा नरेंद्र मोदी जी की तरफ था। उनपे कह रहे केशव प्रसाद मौर्य जी, वो कह रहे कि सरकार, संगठन सर्वोपरि है, संगठन पहले है, सरकार अगर संगठन को तवज्जो नहीं देगी तो इसी तरीके के परिणाम आए। नड्डा साहब कहते हैं कि आरएसएस, पहले आरएसएस की अंबिंग होते थे, अब स्थिति दूसरी है, अब बीजेपी बड़ी आरएसएस का मामला है। तो जहां पे इतने मोर्चे पे बटा हुआ संगठनों कैसे लड़ेगा चुनाव? परिणाम तो यही आने ही थे जो आने। अरे अखिलेश जी, वही तो मेरा सवाल था आपसे कि ये बीजेपी का मामला है, उनको चुनाव कैसे लड़ना है, अकेले लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है, सहयोगी के साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है, उनका मामला है ना ये। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों कूद रही है? मैं कूद नहीं रहा हूँ रीमा जी, मैं कूद नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कूद रहा। मैं बीजेपी के अंदर 27 की हार का डर है, जिससे बहुत सारे लोग जो भगदड़ मचने वाली है भाजपा में, उसकी चिंता कल से शुरू होगी, क्योंकि सबको पता है कि 27 में बीजेपी बुरी तरह हारी। तो जो स्थिति है उस पर इन्हें करना चाहिए, इन चिंतन से जो बैठक है, ये चिंतन, ये चिंता फैली है इनके अंदर, इसलिए चिंतन शुरू हुआ है। लेकिन अगर आपको रियल में काम करना है तो अब ये जो ये माफिया गिरी फैली है, पर्चे आउट पे आउट हो रहे हैं, हर जगह पे संस्थानों में रिजर्वेशन लूटा जा रहा है, आप रियल में किसान बहुत परेशान है। अगर योगी जी करना चाहते तो उस पर जाके कुछ काम करें, उससे कुछ बदल सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कुछ बदलता। अब आपने क्योंकि आपने भविष्यवक्ता बनते हुए 2027 में भी बता दिया है क्या होने वाला है। अब ये तो नहीं पता होगा कि 2027 में राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप चुनाव अकेले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में क्या होने वाला है 27 में वो आपको पता चल गया। लेकिन एसएन सिंह जी, इस पर जरा क्विक रिएक्शन मैं आपका लूंगी कि आपके खुद के ही नेता जो हैं वही बयानबाजी करके तो विपक्ष को मौका दे रहे हैं ना। जो बंद दरवाजे में बात होनी चाहिए थी वो बीजेपी के नेता खुलकर अब बात कर रहे हैं बाहर। नहीं रीमा जी, देखिए अभी हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के कहे और जो कुछ भी कोई कह रहा है, हम लोग तो तुलसीदास जी को मानने वाले हैं, रामचरित मानस को पढ़ने वाले हैं। उसमें लिखा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चवाए, अबिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निश्चित तौर पर निंदा करनी चाहिए, लेकिन उससे भी एक कदम आगे आप बढ़ेंगी रीमा जी। 5वीं कक्षा में
एक कविता पढ़ाई जाती जिसमें था बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल ढूंढूं आपने मुझसे बुरा न कोई। समाजवादी पार्टी के मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास बंक कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो कहेंगे मैं ही थोड़ा ना फेल हुआ था, वो तो दूसरे भी फेल हुए थे। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का माइक कांड रीमा जी याद दिला दीजिए, चाचा भतीजे का झगड़ा याद दिला दीजिए, किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मेरी थोड़े ना चल रही है, वो तो नेताजी की चल रही है। गायत्री प्रजापति को हमने तो हटा दिया, बाद में उनको नेताजी दिला दिए। फिर मुख्य सचिव और नेता इनके बीच में जो फाइलों का आदान प्रदान चलता था, कभी मुझे लगता है कि रामपुर के एक बड़े सजादे के पास फाइलें जाती थी। तो ऐसे कार्य होते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबको अधिकार है रीमा जी, प्रदेश की जनता को भी अधिकार है कि वो निंदा करे, हम इससे सुंदर कार्य करेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखिए कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, 5 सवाल इनसे पूछिए। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रहती है, सीएम और डिप्टी सीएम में क्या होता है? इनकी सरकार पंजाब में रहती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सिद्धू जी कौन है? रुकिए एसएन सिंह जी, अभी कांग्रेस पर मैं नहीं आई हूँ, अभी कांग्रेस पर आती हूँ तब कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, मैं एक बार अखिलेश जी से क्विक रिएक्शन लूं, लेकिन मैं राजकिशोर तिवारी जी को डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। अब राजकिशोर जी, थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, अभी दिखेंगे, वो अरुण राजभर जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन राजकिशोर जी, जो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट था, मतलब सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्स पर लिखा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लिखा कि अखिलेश यादव इसे भूल जाएं कि दोबारा से वो आतंक भरा माहौल और वो गुंडा राज अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का वापस आने वाला है, क्योंकि ये सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, और उन्होंने तारीफ की। तो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल तो पूरी तरह से हो चुका है, तो फिर ये क्या बात है जिसकी बात अखिलेश जी कर रहे हैं लगातार? नहीं, देखिए, आग लगी है तो थोड़ा धुआं उठा है, इसमें निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उसके बाद वहाँ पर मंथन चल रहा है, कई जगह घमासान चल रहा है। निश्चित तौर पर कुछ लोग अब वहाँ पर मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद वो ट्वीट वापस भी ले लिया उन्होंने एक्स से, मतलब उनका अब ट्वीट की बजाय एक्स हो गया। अब जो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो आपने बात कही अंदरूनी मामला है, तो ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष को अगर मौका मिला है तो वो उस पर बात करेगा, क्योंकि अगर बातें उठ रही हैं उनकी तरफ से तो बात होगी। लेकिन विपक्ष जब ये बात करता है तो भाई ये तो सच है ना कि जो बात अभी एसएन सिंह कह रहे थे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में जिस तरीके से खुलकर जंग हुई थी, चुनाव सत्ता में रहने के बाद भी, उसके बाद भी, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही थी? तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर पर विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई उस तरीके से सड़क पर आ पाएगी क्या, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सी चीजें सूत्रों से तो जरूर आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सब निराधार है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में वो कैसे वो डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में, रीमा जी, ये तो सच है। अच्छा, चलिए ठीक है, अब इस पर तो एसएन सिंह जी ही जवाब देंगे, लेकिन मैं अब जरा सदफ जी को भी डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। सदफ जफर जी, जिसका जिक्र हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़ गए हैं, लेकिन जफर जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर एसएन सिंह जी ने शुरुआत की कि चलिए समाजवादी पार्टी बात करे तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बात करे तो अजीब लगता है। मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत थी और अब जो हालत है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ही रोल रहा। आने वाले दिनों में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा करनी हो भी चुकी है और करनी जरूरी भी होगी। तो कांग्रेस पार्टी का इस वक्त क्या रोल दिखाई दे रहा है इस उथल पुथल में, या फिर कि उपचुनाव में और इस घमासान में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जफर जी। नमस्कार रीमा जी। जी जी जी। मैं देखिए आज जो हूँ वो बदलापुर के पड़ोस में एक गांव है छोटा सा, वहां आई हुई हूँ। बदलापुर के विधायक ने खुद, ये सूत्रों के हवाले से खबरें नहीं आ रही हैं कि भाजपा में किस तरीके की उठापटक चल रही है, किस तरह से एक दूसरे को तोहमतें लगाई जा रही हैं, किस तरह से, देखिए ये अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी में हो रहा होता, कांग्रेस में हो रहा होता, समाजवादी पार्टी में हो रहा होता, तो हम सत्ता में नहीं हैं।
हमारे ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं है नैतिक, पॉलिटिकल, साथ साथ जो सरकार की जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारियां हम पर नहीं है। लेकिन जब भाजपा में उठापटक और अंतर्कलह होता है तो उसका असर सीधे तौर पर वो तमाम जनता भी झेलती है, जहां के जो जिताए हुए नेता है वो आपस में इस तरीके से सुरपुटव्वल कर रहे होते हैं। जूता कांड भाजपा में होता आया है, पहली बार नहीं हो रहे हैं। कभी जूता कांड हो जाता है, कभी ये कहा जाता है कि बंद कमरे में मीटिंगें होंगी, कैमरे अलाउड नहीं होंगे। तो आप लड़िए, आप चुनाव कोशिश करके जीतने की कोशिश करिए, लेकिन जिस जनता को आप भुलाए बैठे हैं वो जनता अब आपको सबक सिखाना तय कर चुकी है। आप कितना भी उथल पुथल कर लें, बदलाव कर लें, अब जनता आपको पश्चाताप भी करने का मौका देने के मूड में है नहीं। अगर ये नहीं होता तो अयोध्या में वो ना होता जो वो हुआ, बद्रीनाथ में वो ना होता जो हुआ। मतलब कि राम जी और भोलेनाथ दोनों अब रुष्ट हैं, और साथ साथ उनके भक्तों ने तय किया है कि उन तमाम भक्तों को सबक सिखाएंगे जो छद्म भक्ति अब तक कर रहे थे, जो राम के नाम की लूट कर रहे थे, जो नफरत फैला रहे थे। इतनी फूट, इतनी डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी कि अब वो डिवाइड एंड रूल जो है वो पलट के सदफ जी मुझे लगता है भोले भगवान शंकर और भगवान राम को मानने वाले लोग तो वो भी हैं जो 240 सीटें रही जिसमें बीजेपी जीती है। तो सिर्फ अयोध्या के निवासी ही भगवान राम को मानते होंगे ऐसा तो नहीं है। देश भर में भगवान राम की और विदेश में भी भगवान राम की आराधना करने के लिए मुझे लगता है हर देशवासी करता है। उसमें आप सिर्फ संक्षिप्त तौर पर अयोध्या से उसको जोड़कर देख रही हैं तो आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत सोचिए। लेकिन एसएन सिंह जवाब देंगे आपकी बात का, फिर मैं अरुण राजभर जी का रुख करूंगी। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो रीमा जी कह रही थी, ये भी एक बदलाव है, एक बहुत बड़ा बदलाव। जो राम को नहीं मानते थे, राम का नाम लेते जिसकी सत्ता हिल जाती थी, सरकारें गिर जाती थी, वो राम का नाम ले रही है। बहन, हम स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन हम पूछते हैं राम और रावण की जब लड़ाई होती है तो रावण के पक्ष वालों को लगता है कि हमने तो सीता माता का हरण कर दिया, राम तो कोई कुछ ही नहीं है। तो ऐसा भ्रम जो है उस काल में भी हुआ था और इसी तरह का भ्रम इस काल में भी हो रहा। देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, हार जीत तो उसमें लगी रहती है। और फिर भी अगर हमारी बहन को गणित नहीं समझ में आए तो प्राइमरी स्कूल में इस समय अच्छी पढ़ाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में एडमिशन कराना चाहिए और जानना चाहिए कि 240 बड़ा है कि 98, 99 सीटें बढ़ी हैं। अभी भी लाख षड्यंत्र के बाद आपको 100 सीटें मिली नहीं। और रीमा जी, कभी 50 साल सत्ता में राज करने वाली पार्टी को ये जानना चाहिए कि जब राजस्थान में इनकी सरकार रहती है तो किस तरह से कौन किस पे जूता बजाता है। इस सब लोगों ने देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को कोरोना कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी की मार पिटाई किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ जब इनकी सरकार गई पश्चिम बंगाल से, उस समय में भी लोगों ने देखा। रीमा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उस समय कवर करती थी प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम कौन किसकी जासूसी कराता थे, सब लोगों ने देखा है। और सीताराम जी इन्हीं की पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से बंद कमरे में बंद करके सोनिया जी के लिए पीटा गया। नरसिंहा राव जी की बॉडी भी कांग्रेस के दफ्तर में नहीं रखा जा। तो ये चाल चलन, सारा व्यवहार इनका और समाजवादी पार्टी का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई कला नहीं है। चौथी सबसे सुंदर बात कहूंगा इस चैनल पर, और आज पूछ लीजिएगा, देखिए जो पिता पुत्र के सत्ता का हस्तांतरण है ना, वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी के बाद उनके पुत्र के बाद उनके पुत्र, तो मुझे लगता है वहां कोई लड़ाई नहीं है। सब लोग जानते हैं, पार्टी और कार्यकर्ता के भी जानते हैं कि उन्हीं को बनना है। यही आप भी अखिलेश जी की तरह भविष्य की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के पुत्र, फिर उनके पुत्र, आपको कैसे पता है ये सब? इसलिए वो दिखता है ना, जैसे इनके सहयोगी कांग्रेस में आप देखेंगी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, अब राहुल गांधी जी। तो ये चीजें हैं कि वहां बोल के भी क्या मिलेगा, यहाँ आप बोलेंगे, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लोकतंत्र में तो यही तो अच्छा है। कोयल में और कौवे में किसी की आवाज तो अच्छी लगती होगी, तो लोकतंत्र में जनता की आवाज अच्छी लगती है और उठाना चाहिए। ठीक है, अरुण राजभर जी, क्या वाकई में कुछ उठापटक चल रही है क्या, या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, कोई उठापटक नहीं चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। संगठन में बदलाव होते रहते हैं और संगठन में बदलाव सभी राजनीतिक दल करते हैं।
अगर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कोई बदलाव करने के लिए कोई पहल चल रही है या कोई बातचीत चल रही है, तो वो एक सकारात्मक पहल चल रही है, सकारात्मक बातें चल रही है। क्योंकि संगठन मजबूत रहेगा तो आगे भी जो चुनाव होंगे हम संगठन के दम पर बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाकर के परिणाम को हासिल कर पाए। आपने बार बार जिक्र किया विपक्ष के लोग क्या बातें कर रहे हैं, कभी बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं तो कभी राम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी इन दोनों का नाम लेने का कभी जिक्र करने की नहीं सोचा था, आज अगर यह राम राम कर रहे हैं तो यह देश के सामने एक बदलाव है। देश के सामने जो इन लोगों ने चेहरा बनाया था आतंकवाद का, जिन लोगों ने गुंडागर्दी का चेहरा बनाया था, आज वह चेहरा दूसरी तरीके से दिख रहा है कि एक पारदर्शी चेहरा दिख रहा है कि देश में या प्रदेश में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है। जो भी कांग्रेस की सरकारों में या समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य जो विपक्षी दल है इनकी सरकारों में होती थी, उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में अगर चर्चा किया तो जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, जनता फैसला देती है। और जनता ने अगर हमारे पक्ष में फैसला दिया तो ये बार बार उसी को ढिढोरा पीट रहे हैं, मैं तो कामयाबी पा लिया। क्या कामयाबी पा लिया भैया? 10 साल पहले भी आप सत्ता से दूर रहे हैं, 5 साल आप फिर से सत्ता से दूर हो गए। कौन सा आपने हासिल कर लिया? अगर जनता ने आपको मेरिट तक नहीं दिया है, अगर 543 सीटों में अगर आप मेरिट में भी आते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कामयाबी पाया। और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या मिल गई, समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या दे दिया, अन्य विपक्षियों ने ये जो एक मोर्चा बनाया था, झूठ का मोर्चा बनाया था कि संविधान खत्म हो जाएगा एकजुट हो जाओ, आरक्षण खत्म हो जाए एकजुट हो जाओ, तो आप एक बार झूठ बोल करके जनता को बरगला सकते हैं, लेकिन बार बार आप जनता को झूठ बोल करके बरगला नहीं सकते हैं। और देश में जिस तरह का माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में हर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा अरुण जी क्योंकि आप ही का नाम लेकर और राजभर जी का नाम लेकर के ये बात बोली गई कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एनडीए में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उनका हवाला देते हुए अखिलेश जी ने एक बात कही थी और अभी जफर जी ने एक बात कही। लेकिन देखिए नहीं सीमा जी, एक बात थोड़ा हो जाए कि अगर अखिलेश जी बात को कह रहे हैं तो यह बात तो उनके पिताजी ने भी इस बात को कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो देश के सामने जनता का क्या होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलेआम मंचों पर हुआ था, ये चैनलों पर चला था और उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लोगों ने इस चीज को देखा था कि धक्का मार मार कर कैसे मंचों से भगाया जा रहा था, कैसे जलील किया जा रहा था, कैसे अपमानित किया। क्या इस बात को गायत्री प्रजापति को नहीं भूला जा सकता क्या उत्तर प्रदेश? आज वो गायत्री प्रजापति कोई बन नहीं पा रहा है, यह उत्तर प्रदेश में बदलाव दिख रहा है। इसलिए ये गायत्री प्रजापति बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग सत्ता के लिए तो लड़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सभी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तो ये बात खुल के कहिए कि हम सत्ता पाने के लिए हम यह काम, आप सत्ता तो सभी को चाहिए। नहीं, अपने विकास की बात करिए, अपनी जनता की बात करिए, आप अपनी जनता की बात करते नहीं। ठीक है, पूरे समाजवादी पार्टी में सिर्फ 5 ही यादव। मैं लेती हूँ अखिलेश जी से रिएक्शन लेती हूँ इस पर, आपने इतना बड़ा आरोप जो लगाया। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अखिलेश जी और फिर जफर जी पर आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। लड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। चलिए मैं सीधे अखिलेश जी का रुख करूंगी। अखिलेश जी फिर सदफ जी। पहले अखिलेश जी आप जवाब दीजिए, जो अरुण राजभर जी ने इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया। नहीं, राजभर जी के आरोपों पे मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्ता के लिए नहीं गए, चुनाव हमारे साथ लड़े थे।
ये किसी और काम के लिए बाबू वहां योगी जी के साथ गए तो ज्यादा जानकारी नहीं होगी। और इनकी हताशा का स्तर देखिए कि कहां तक व्यक्तिगत टिप्पणियों पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी में और उनके सहयोगियों में डर का वातावरण इस हद तक है कि मेरे नेताजी के और मेरे नेताजी के परिवार में क्या था आज उसी का हवाला दे रहे हैं। आप राजनीतिक उपलब्धियों पे बात करें, राजनीतिक फैसलों पे बात करें। आपके ही दल के नेता कहते थे कि जब बुलडोजर चलेगा तो वोट कहां से मिलेगा। ये इनके ही दल के नेता ओम प्रकाश जी बोलते थे। हालांकि उनके बोलने वालने का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि तो कुछ भी बोलते हैं। कभी योगी जी पे सवाल उठाते, कभी मोदी जी पे उठाते, फिर अब मंत्री बनना है तो वही चले भी जाते। उस पर हम आना नहीं चाहते, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपने हेडिंग लगाई है, तो हेडिंग में से मुझे थोड़ा सा है, क्योंकि फ्रंट फेड पे मोदी योगी जी नहीं है। योगी जी अब डिफेंसिव है कि किसी तरीके से कैसे अपने जो बाण अपने उन पे चला रहे हैं उनके बीच में कैसे बचे, क्योंकि आरएसएस आपके खिलाफ खड़ा है, आपका संगठन आपके साथ बात दूसरे तरीके से कर रहा है, केशव प्रसाद जी अलग से कर रहे हैं, अमित शाह जी की टीम अलग है, मोदी जी के लोग अलग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार कैसे चले? अच्छा अखिलेश जी, बीजेपी की आपको सारी जानकारी है, कितने ग्रुप है, किसकी टीम में कौन है, कितने लोगों की अलग अलग टीम है, लेकिन अपनी पार्टी की तो खैर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की एक ही टीम है, सर्वे सर्वा वही है। कम से कम बीजेपी में अलग अलग टीम तो है, लेकिन आपकी पार्टी में कितनी टीम है? एक भी टीम नहीं है। आज आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है। आपने कांग्रेस की प्रवक्ता जो मैम है, उनपे आपने जब उन्होंने राम मंदिर की बात की तो आपने कहा कड़कड़ में राम है, पूरे देश में राम है, सब जगह राम है। और हमने डिबेट देखी है, अयोध्या क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए, मंदिर में क्यों नहीं गए, ये डिबेट भी मैंने देखी। तो ये परिवर्तन बड़ा सुखद है कि अब भी पूरे देश में राम मंदिर है। फ्रेम में लीजिए, सारे गेस्ट कुछ कह रहे हैं, बात आप भी मान लेंगे, ये सुखद परिवर्तन है, क्योंकि ये हम मानते हैं। साहब 2 मिनट में बोल लेना। राजकिशोर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एसएन सिंह जवाब देंगे पहले। आप रुकिए, जवाब आप ही की बात का, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। एसएन सिंह जवाब दे रहे हैं, फिर आ रहे हूँ जफर जी, रुकिए। मेरी बात पूरी हो, आप सुन लीजिए। जनरल राज की बात इनको 2 मिनट दे दी। और क्राइम के जो एनसीआरबी के जो डेटा है, अपराध के जो सूचकांक है, देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, भ्रष्टाचारी के मामले में कहाँ है, आरक्षण आपने खत्म कर दिया है, पूरे देश में पिछड़ों दलितों का हक मारे ले गया। अरे आपने बहुत सारी बातें गोल मोल कर दी अखिलेश जी। आपने शुरू कहाँ से किया, फिर आप बीजेपी में गुटबाजी पर आए, अब आप इस पर आए एक एक करके। रुकिए अखिलेश जी, हो गया। अरे भाई हो गया, जनता के हितों पे बोलना। ठीक है, अब एसएन सिंह जवाब देंगे, फिर एक एक करके सबके पास। हाँ अखिलेश जी पहले तो पहले तो आधिकारिक, अखिलेश जी पहले आप आधिकारिक प्रवक्ता अगर समाजवादी पार्टी के होंगे तो जरूर जाके चिंतन करेंगे कि भारत में आरक्षण है कि समाप्त हो गया, और क्या बोल रहे हैं आप एक जिम्मेदार चैनल पर। पहली बात। दूसरी बात, मित्र भी हैं आप, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस नाते भी राय दूंगा कि 92 से बनी हुई पार्टी को खुद चिंतन करना चाहिए कि क्या बात है कि आज तक उत्तर प्रदेश से आप बाहर नहीं जा पाए। पहली बात, मध्य प्रदेश में आप हैं नहीं, वहां जमानत जब्त हो जाती है, छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त, राजस्थान में जमानत जब्त, मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के कहीं पे है नहीं, पश्चिम बंगाल है नहीं, साउथ में कहीं है नहीं, तो इसलिए चिंतन आपको करनी चाहिए, पहले चिंतन। दूसरा चिंतन आपको करना चाहिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब थे तो वो एक मोहन सिंह जी को भी आगे बढ़ाते थे, जनेश्वर मिश्रा जी को भी आगे बढ़ाते थे, रेवती रमन सिंह जी को भी साथ लेकर चलते थे। और आज क्या हालत हो गए है कि समाजवादी पार्टी केवल सैफई परिवार से रह गई, विधायक भी वहीं के, सांसद भी वहीं के, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं तो 28 लाल बत्ती वहीं पे रहती है। चिंतन आपको करनी चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा, इससे भी रीमा जी आगे बढ़ के आज भी आप सर्वे करा लें हमारे मित्र का। उत्तर प्रदेश की जनता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से कुछ चीजों पर नाराज रही हो, जिसको हम सर आंखों पर लगाते हैं उसको अपना बनाने का कार्य करेंगे, जहां पे हमको भी कम वोट मिला। लेकिन किसी से भी सर्वे करा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहती है अत्याचारी सरकार, जातिवादी सरकार, 700 दंगे कराने वाली सरकार, अपहरण कराने वाली सरकार। ऐसी जो समाजवादी पार्टी की सरकार वो उत्तर प्रदेश की जनता न कभी चाहिए न आगे कभी चाहेगी। इसलिए चिंतन और मनन करना चाहिए कि कैसे जनता को अपना बनाए,
क्योंकि आपके चाहने से ना मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, ना आपके चाहने से हटेंगे। जब 2022 का रीमा जी चुनाव होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चिंतन मनन की बात आपने कर दी ना, रुकिए रुकिए उत्तर प्रदेश का बदलता है और उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है जिसकी मैं अखिलेश जी थोड़ा सा चिंतन मनन का आपको समय देती हूँ, तब तक दूसरे मेहमानों के पास। जफर जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन आप ही की बात जो आपने कही थी, राजकिशोर जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। राजकिशोर तिवारी जी। नहीं, दरअसल अभी शादाब जी ने भी जो बात कही है और अखिलेश जी ने भी जो बात कही, इसमें दोनों में एक खास बात है। जैसे उन्होंने कहा था, एक बड़ा सुखद संकेत है, बड़ा सुखद है कि कम से कम कण कण में राम की बात एंकर कर रहे हैं। लेकिन राम जो अस्तित्व में नहीं थे, उनके बारे में बात दूसरे लोग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि राम कोई व्यक्ति नहीं है, एक जीने की शैली है। किस तरीके से उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन एक दूसरे पर यह बताना, एक दूसरे की पार्टी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। एसएन सिंह जी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। अखिलेश जी बता रहे हैं क्या चिंतन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी निश्चित तौर पे विपक्ष को ऐसा लगने लगा है कि जो बात ये तो मानना पड़ेगा कि नंबर अभी भी एनडीए के पक्ष में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनका सिराजा बिखरा है, भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वहां पर निश्चित तौर पर विनर के रूप में उभरे हैं, इसमें भी कोई फेंट बट नहीं है। तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन सरकार रोक तो नहीं पाए नरेंद्र मोदी की। अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं, 2 बार चुनाव, मतलब 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार सत्ता में एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रही है, ये सच्चाई है। लेकिन इसको इस तरीके से अपनी विजय के रूप में घोषित कर देना, मान लेना, आत्ममुग्ध हो जाना अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो दूसरी है ना यहाँ पर। तो आत्ममंथन जो है, मुझे लगता है कि इस बात पे ज्यादा करने की जरूरत है विपक्ष को, कि अगर वो लगातार वो उन पर प्रहार कर रहे हैं, तो अपना जो उनका नुकसान हुआ है योगी का या केशव प्रसाद मौर्य के, वो अंदर खाने बात हो रही है, वो चाचा भतीजे की तरह सड़क पे नहीं आए, ये सच्चाई है। जब तक वो सड़क पे नहीं आते तब तक मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर अपर हैंड रहेगा। ठीक है जफर जी, फिर अरुण जी के पास जाना है जल्दी से। देखिए ऐसा है कि जहां तक फिर मैं वही कहूंगी कि सड़क पे आने की बात है तो सड़क पे है, विधायक शिकायत कर रहे हैं, नेता शिकायत कर रहे हैं। जफर जी, इस पर एसएन सिंह जी ने बहुत लंबा जवाब दे दिया है और आपके बारे में भी बताया कि कांग्रेस पार्टी कहां इस तरह से सड़क पर आती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कंप्लीट करने दें रीमा जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि कणकण में राम की जहां बात की जाती है, कणकण में जो है वो भोले बाबा की बात की जाती है। ये वही भाजपा सरकार है जिसने केदारनाथ में सोने का हिसाब नहीं दे पा रही है कि आखिर सोना कहाँ चला गया। शंकराचार्य गलत तो नहीं कह सकते हैं। शंकराचार्य जी को लेकर मेरे ख्याल से साधु संत ने बहुत ज्यादा इस पर रिप्लाई भी कर दिया है, अपने बयान भी दिए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर राजनेताओं को ना पढ़ के साधु संतों को के जो रिएक्शन आ रहे हैं उस पर भी जाना चाहिए। आप मुझे कंप्लीट करने दें और जब मैं बोल लूं तब बहन जी आज डिबेट किस विषय पे हो रही है? बहन जी आज डिबेट किस विषय पे हो रही है? आपने नागा साधुओं पर गोली चलाई, उस पर आज डिबेट हो रही है। आपने काशी में पूजा को प्रतिबंधित किया, उस पर आज डिबेट हो रही है। आपने भगवान को टेंट में रखा, आज उस पर डिबेट हो रही है। आज डिबेट कैसे हो रही कि आपने पर महिलाओं का जिस तरीके से बाढ़ भरा हुआ है, उत्पीड़न को लेकर, कस्टोडियल किलिंग्स को लेकर जो हाल है, जो किसानों की बदहाली है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें आपके अंतरकले, आप सर पुटव्वल करते रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता उसको लेकर तकलीफ में आती है, जब वो उनके ऊपर बेवजह बुलडोजर चलाए जाते हैं, आपको रिवर फ्रंट सजाना था, आपने बुलडोजर चलवा दिया। आपको पंतनगर बचाना था, आपने उसको रोक लिया। आपको मतलब आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है। नगर में तो कोर्ट के आदेश पे फैसला होगा। सादाब जी यहाँ पे मुझे लगता है करेक्ट करना चाहिए। नियुक्तियां निकल नहीं रही हैं, जफर जी कुछ कर नहीं रहे। अरे आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए चैनल पर। आधी अधूरी जानकारी से देश का हित नहीं होता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कुछ हुआ है उसमें बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी कहां से आ गई? आप काम कब करेंगे? सदाफ जी, बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी इस मुद्दे पर कहां से बीच में आ गई भाई? रिवर फ्रंट के मामले में या पंतनगर के मामले में वो एक अलग राजनीति है, ये एक अलग फैसले हैं, इसका इससे क्या लिंक था? वैसे भी अकबर नगर में जो हुआ वो तो कोर्ट के आदेश पे हुआ। मुझे लगता है ये थोड़ा जानकारी का अभाव है। मेरे ख्याल से सही जानकारी देनी चाहिए। अरुण राजभर जी रिप्लाई करेंगे। देखिए रीमा जी, जब व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों का ज्ञान लेने लगता है, व्हाट्सएप पर फैले हुए फर्जी चीजों का ज्ञान जब ले लेता है, तो जिम्मेदार चैनलों पर आकर के झूठ बोलने लगते हैं। अभी सपा और कांग्रेस दोनों नेताओं की अगर बात सुनिएगा तो एक ने कहा आरक्षण खत्म हो गया,
हुआ है। लेकिन खुद ही इनको नहीं पता है कि ये संविधान को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं संविधान बदलना है ये तो पूरे आप देश कह में। रहे हैं भाई। नहीं, ये तो आपने झूठ प्रचार कराया। ज्योति मेधा से लेकर ये लल्लू कांग्रेस सिंह ने झूठा सब लोग प्रचार कह रहे थे कराया कि और संविधान कांग्रेस ने इस बदलना बात है। को खुल करके इनके नेताओं ने बोला कि नहीं, हमने झूठा प्रचार कराया कि संविधान खत्म हो जाए, इसलिए मुझे वोट दीजिए। तो कांग्रेस का तो पहले संविधान कितनी बार बदले हैं, सहयोगी ये दल भाजपा बात के नेता जनता को नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश और देश में कितना काम कांग्रेस सरकार में हुआ है यह देश के सामने है, लेकिन जो 10 साल की सरकार में जो काम हुआ है वो नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश सिंह कहाँ से आ रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि संविधान बदलना है? ये बात तो कराओ संविधान बदलना है। नहीं, संविधान तो इन लोगों ने बदला, कांग्रेस ने बदला है। जफर जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। जफर जी, एक एक करके सबकी आवाज जाती है, जिससे सवाल पूछा जाए उसी की आवाज जाती है। कांग्रेस पार्टी को झूठ परोसने के लिए जाना जाने लगा है। जिनको झूठ बोलने का ट्रेनिंग मिलता जा रहा है, ये बोलते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की माहौल पर चर्चा हो रही है, आज संगठन पर चर्चा हो रही है। आज जिस तरीके से सरकार से बड़ा संगठन को माना जा रहा है कि संगठन ही सरकार बनाता है, तो संगठन के पदाधिकारियों की अगर चर्चा हो रही है तो पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे मैं इंटरवीन करना चाहूंगी। जफर जी, यहाँ पे इंटरवीन करना आपने कुछ नहीं बोला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो कुछ हुआ, गरीब जनता के लिए होती है, जिसने उनके ऊपर भरोसा किया है। मत बोलिए ना, रनिंग कमेंट्री नहीं। देखिए, यही जफर जी, आपकी पार्टी में जो कुछ हुआ उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वही कहा कि जो इनके कुछ होता है वो हर पार्टी का फैसला है ना भाई। इनके लोग जब इनसे दूर भाग रहे थे तो बसों में बैठा के घूम रहे थे, यहाँ से लेके बेंगलोर तक। सही होनी चाहिए। जो इनके विधायकों का खुद पे भरोसा नहीं है। 13 राज्यों में ये पराजित हुए हैं, ये नहीं बता रहे हैं 13 राज्यों में पराजित हुए, जनता ने जमानत जब्त कर दिया। आज पूरे देश में जो बिना नंबर के लोग हैं, जिनको जनता ने नहीं दिया, पिछली बार सरकार बनी है और सरकार बनाने के बाद देश में हम काम करने के लिए निकले हुए हैं, देश के गरीबों के प्रति काम कर रहे हैं, पिछड़ों के प्रति क्या किए हैं? कांग्रेस ने तो 60 साल तक पिछड़े वर्गों का हक जफर जी, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। जफर जी, हिस्सा दिए होते तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जफर जी, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी, एक सेकंड। अरुण जी, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। अखिलेश कटियार जी ने कहा कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ गए हैं, जबकि उनका मुद्दा है कि राजनीति पर बात हो, सत्ता पर बात हो, योजनाओं पर बात हो, जो हो रहा है उस पर बात हो। तो फिर ये व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? परिवार पर चले जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है, ये जग जाहिर है। पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश के लोगों ने, आप लोगों ने भी इस चीज को बखूबी देखा, किस तरीके से सरेआम मंचों पर लाखों के सामने, हजारों के सामने तमाशा दिखाया जा रहा था कि देखो आपस में लोग लड़ रहे हैं, घर के लोग लड़ रहे हैं, तमाशा दिखाया जा रहा था। क्या ये बयान किसके तरफ से आ रहे थे? कि तमाशा दिखाने वालों के सामने जो मुखिया था उसने बयान दिया कि जो हमारा सम्मान नहीं कर पा रहा है वो देश का सम्मान और प्रदेश का सम्मान क्या कर सकता है। आज अगर आप झूठ के सहारे राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को यह भी बताइए कि आपने 20 साल तक उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, कितने गरीब कमजोर लोगों को आपने विकास के धारा छोड़ने का काम। ठीक है, अखिलेश कटियार जवाब देंगे। हाँ, अखिलेश जी जवाब दीजिए। आंकड़ों पर बात करते हैं और रनिंग कमेंट्री नहीं करेंगे। आंकड़ों पर बताइए अब आप कि जब आपकी सरकार थी तो यादव फैमिली के अलावा और किसको फायदा हुआ? अनम्यूट कीजिए। अभी जो बात आरक्षण पे कर रहे थे, जो पीजीआई का लखनऊ का केस है, डॉक्टर सर्वेश वर्मा जो शानदार तरीके से पीजी इंट्रेंस में जहां रिजर्वेशन नहीं होता है वहां पे टाप करने वाले बंदे की कैंडिडेट नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा दिया गया और वहां जनरल से भर्ती कर दिया गया। ये रिजर्वेशन लगता है आपको? 59,000 शिक्षक भर्तियों में पिछड़ों का अधिकार मान लिया गया। आप बैठ गए हो, सत्ता की जोक में आप नहीं बोल सकते हो। वो क्या असंवैधानिक मामला था? और रीमा जी, अगर आपको जानकारी ना होना चैनल पर आकर के झूठ मत भरोसा करिए। अगर आपको जानकारी जो है तो इस बात को चर्चा मत करिए कि किसी ने वो चिट्ठी पढ़ के बता रहे हैं ना, वो चिट्ठी किसी का चिट्ठी इन्होंने पढ़ लिया होगा, वो चैनल पर आके बताने लगे कि इन्होंने लिख दिया इस तरह। आप इनको बोले थोड़ी देर चुप रहे, बाद में बात करेंगे। वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं अखिलेश जी। अब यही तो दिक्कत है कि वही कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में लेटर में पढ़ लिया है, वही आगे बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 20 लाख रुपया दे करके नौकरी नहीं बांटी जा रही है।
एक जाति को यहाँ एक तरफा नौकरी नहीं दी जा रही है। पारदर्शिता के साथ जो योग्य नौजवान व्हाट्सएप पे ग्रुप में चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अखिलेश जी को कंप्लीट करने देते हैं। अखिलेश जी को कंप्लीट, एक मिनट। वोट देखने वालों को आपने विधायक बनाया इंटरप्ट करने दिया जा रहा है। आपका विधायक कैसे कौन पर्चा लीक करा देंगे? अब आगे बैठ के आप भागने लगे बात। कौन लीक करा रहा है? इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ज्यादा आपके विधायक ने बोला ना। नहीं कहाँ आया? खाली आप वही व्हाट्सएप से पढ़ लिए वही आ गया। आपने जो जो सर्वे की बात हम कर रहे हैं, कोई प्रमाण है? जनता ने सर्वे करके बताया है आपके कि पास प्रमाण है? जो बात रहे थे आप, कहीं कुछ नहीं है, झूठे मत बोला करिए। जब कुछ जाना करिए तो सही बात बताया करिए। उत्तर प्रदेश में देश में सर्वे आ चुका है, कराने के जनता ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा है और हम ये बात जानते हैं कि आप रिपोर्ट दिया है ओके ठीक है। अखिलेश जी और राजभर जी एक मिनट। अखिलेश जी ये जो सोर्स है ना, ये आते कहां से, जरा इस पर अब चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार पहले संविधान खत्म हो रहा है, फिर आरक्षण खत्म हो रहा है, फिर कोर्ट के ऑर्डर पर जो हो रहा है उसको भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें अगर व्हाट्सएप पर आ रही हैं तो जरा उसी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर सोर्स पूछ लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं जरा राजकिशोर जी से शुरुआत करूंगी और ये जो आपने नैरेटिव दिया है इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए अब जिस नैरेटिव की बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, उस पर आते हैं। राजकिशोर तिवारी जी, ये जो नैरेटिव है, पूरा चुनाव उस पर खत्म हो गया, नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, आरक्षण खत्म होगा, उसके बाद संविधान की बात हो गई। जिस बात का जिक्र अरुण राजभर कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है क्या? उसमें सारे राजनेता कूद पड़े हैं। और जो अखिलेश जी बात कर रहे हैं उस पर भी आऊंगी मैं। नहीं देखिए, होता क्या है कि पहले जो संविधान बदल दिया जाएगा 400 पार होगी, ये अब चूंकि ये मॉडल सक्सेस हो चुका है, ये लोगों के अंदर ये बात बैठ गई। विपक्ष की तरफ से जो बात कही गई, भले ही नरेंद्र मोदी कहते रहे कि उनकी जान के ऊपर ही, मतलब उनकी लाश के ऊपर ही संविधान बदला जाएगा या आरक्षण खत्म होगा, ये बात कहती है, लेकिन विपक्ष ने जो बात कही वो बात जनता के एक बड़े वर्ग ने समझी और जिसके नतीजे भी थोड़े बहुत हद तक प्रभावित हुए। तो अब विपक्ष को भी लगता है कि अगर ये फार्मूला काम करता है तो उस पर बात की जानी चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे अकबर नगर की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि किया है, लेकिन वो क्यों वहाँ बुलडोजर चला है? मुझे लगता है कि जब ये बात कही जाए तो ये थोड़ा इस तथ्य के साथ की जाए ना कि ये अपने आप हो गया है। वो कौन सी जमीन थी, वहां पर किस तरीके के लोग वहां पर लोग आए थे? ऐसा तो था नहीं कि एक वर्ग विशेष के लोग थे, अगर जिसको उसको जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की जा रही। अदालत के आदेश पे वहां पर जो है ग्रीन बेल्ट पे जिस तरीके से वो निर्माण हुए थे, उसके बाद उस पर काम हुआ है। अगर अदालत के आदेश की अवहेलना की जाती तो सवाल उठाए जाने चाहिए थे। अब अगर अदालत के आदेश पर ये काम हो रहा है तो उसके बाद उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अखिलेश जी को जरा, अखिलेश जी और अरुण राजभर जी दोनों को फ्रेम में लीजिए। अखिलेश कटियार जी, कहां से आते हैं ये सोर्स जो गलत जानकारी देते हैं देश को? ना तो संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, और ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से सब कुछ हुआ है उसके बाद भी ये सवाल खड़े करना, मतलब ये कहां से सोर्स आते हैं विपक्ष के पास? अनम्यूट रीमा जी 10 सेकंड दे आ रही हूं। रीमा जी, जो संविधान पे बात है, संविधान बदलना है। अरुण गोविल साहब हो, भाजपा के जो अयोध्या के नेता हो, हेमंत जी हो, जो कर्नाटक, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं में नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई है क्या? देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात अगर आ गई तो उस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बीजेपी में तो सबसे बड़े नेता वही हैं, लेकिन आपको बात क्योंकि अपनी राजनीति के हिसाब से करनी है तो आपको बाकी सब नेता दिखाई देते हैं। रीमा जी, आप मुझे 1 मिनट देते, आपने 2 सवाल किए, मैं रिप्लाई करना। बोलिए। तो एक तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान थे, आपसे छुपे नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी के लोग कहते थे 400 पार लाइए तभी संविधान में अमेंडमेंट हो, तो बदला जा सकता है। दूसरी बात, तो रिजर्वेशन में आप PTI लखनऊ की है, डॉक्टर सर्वेश जी का मामला है, वहीं से पढ़े लिखे थे, 2 सीटें थी, एक OBC की थी, एक जनरल की थी। PG में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, एंट्रेंस में उन्होंने टॉप किया था
और उनको ये कह के वो सीट जनरल में भर दी गई कि कैंडिडेट नॉट टुगेदर फाउंड। जो कैंडिडेट ने पीजी इंट्रेंस में टॉप किया हो और वही में पढ़ा रहे उस कैंडिडेट को भाई संविधान खत्म नहीं हुआ, संविधान खत्म नहीं हुआ ना। एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ये आरक्षण खतरे में नहीं है। अच्छा सुनिए, आप जवाब सुनिए एसएन सिंह। 22 में भी ये सुनिए होता क्या, सुनिए अरुण जी 10 सेकंड दीजिए। अरुण जी होता क्या है, कई प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं रहती है, जब उनके पास से माइक कहीं दूसरे जगह चला जाता है तो उनको लगता है कि मेरी ये चीज छूट गई। तैयारी करके आइए और बोलिए। आपने कहा संविधान की बात, सबसे पहले संविधान आपको मानना चाहिए, आरक्षण आपको देना चाहिए। 4 बार आपकी सरकार रही, 92 में बनी हुई पार्टी में 4 बार सरकार रही, 4 बार आपने कौन सी संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया? रीमा जी इसी चैनल पर बताकर जाएं। हर बार परिवार के ही लोग बन जाते हैं। आपने कौन संवैधानिक मर्यादा का पालन किया? एजुकेशन में 3 बड़े डिपार्टमेंट थे, तीनों में एक ही जाति लोगों को बना देते। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए धैर्य से सुनिए, देश के लोग हंसेंगे आप पर। अगर आपको नई जानकारी है तो बोलने से नहीं होगा। चौथी बात देखिए, अगर अपराधी किसी भी धर्म का हो, वो रामपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, वाराणसी में विस्फोट कराता है, किस संविधान में लिखा है कि भाईचारे के नाम पे उसको छोड़ दीजिए, सिमी का समर्थन कर दीजिए? किस संविधान में लिखा है? हल्ला बोल का नारा, सरकारी जमीन पर कब्जा, रामवृक्ष यादव कांड, मुजफ्फरनगर का कांड, गाजियाबाद का कांड, रामपुर का कांड, कानपुर का कांड, 700 दंगे आपकी सरकार में हुआ, किस संविधान में लिखा था? अपराधी जो जेल में बंद है उसको मछली खिलाइए, यादव सिंह के लिए हाईकोर्ट जाइए, गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो प्रदेश में 4 बार आपकी सरकार रही, पहली बार आप रहते तो हो सकता है कि जनता विश्वास कर लेती, लेकिन आपने काम नहीं किया। आप सुनिए रीमा जी, इसमें से एक भी पॉइंट गलत हो तो बताइए। मेरे ख्याल से जो बात एसएन सिंह कह रहे हैं वो पब्लिक फोरम में है। आपकी बात एसएन सिंह, हाँ मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। जनता ने सर्वे में हमें 5 से 37 किया, आपको 72 से 33 किया, फिर भी सर्वे चाहिए आपको। आप हमारे व्यक्तिगत ऊपर आरोप 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से 20 छोटे बड़े चुनाव हार चुके हैं। और मैं कहूँगा आप जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की हैसियत में बैठी है। 2019 में 5 सीटें पाए थे, उसमें भी 2 घट गए। रीमा जी एक चीज कहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, पढ़ी लिखी है, कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आज जो पूज्य योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। परिवार को कार्य करने वाली कांग्रेस और परिवार के लिए कार्य करने वाली समाजवादी पार्टी को देश की जनता ने देखा। इसीलिए आदरणीय राजकिशोर जी ने कहा कि इनको गुमान नहीं करना चाहिए। आज भी अगर मैंडेट किसी को जनता दे रही है तो आज भी तीसरी बार देश में अगर किसी की सरकार बन रही है तो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश जी एक एक करके बातों पर आते हैं। जो इन्होंने इतने सारे इंसिडेंट गिनाए और जो अरुण राजभर जी ने बताया और जो केशव प्रसाद मौर्य ने गुंडा राज वापस नहीं लौटेगा अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, मतलब एक्स पर पोस्ट किया, एक भी बात गलत हो तो आप बताइए, इसी पर रहिएगा आप जरा। जो हम इसी पे जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो डेटा है वो ना आपसे छुपे ना हमसे छुपे। की बात पूछी गई, अपराध मुख्तार अंसारी की बात पूछी गई, अपराध में किस समय महिलाओं की बात पूछी गई, दलितों के अपराध कितने हैं, बलात्कार के केस कितने, मथुरा का कांड पूछा गया। बीच में नहीं एसएन सिंह जी, बीच में नहीं, अब आप चुप, आप सुन तो ले हमारी बात। तो जो उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 देश में बना है, कस्टोडियल डेथ कितनी ज्यादा हो रही है आपके पास कई रामायण से मांगने कई है, ये दिखा। अरे आपके शासनकाल की बात हुई थी भाई। अखिलेश जी आपने सुना ही नहीं, फिर अरुण जी को फ्रेम में लाइए। आपके शासनकाल को लेकर अरुण राजभर जी ने पहले सवाल खड़े किए कि गुंडा राज क्या था, कहां पर माफिया का राज चलता था, कौन उनके साथ फोटो खिंचाता था, कौन उनको जेल में फैसिलिटी देता था, ये सारी बातें कही गई हैं। मैं तो सीधे इसका जवाब आपसे पूछ रही थी। आपको नहीं लगता है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जो बात हो रही है वो अब दुरुस्त हुई है? एनसीआरबी के डेटा है तो डेटा निकाल के जरा चेक कर लीजिए कि पर डे आपको लेकर आने चाहिए थे शो में डेटा। हाथरस से पूछा जाए। अगर मुझे पता होता
आपको नहीं पता था यूपी में इस पर? आपने देखा नहीं भाई? भारतीय जनता पार्टी के काल में माफियागिरी, गुंडागर्दी, अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अरुण राजभर जवाब देंगे। जफर जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। अरुण जी जवाब देंगे। कुछ आता न जाता, बस आ गए हैं यहाँ बकबकाने। इनको कुछ आ नहीं रहा, बस खाली जो मन में आया वक्त दिया। जब ये पीटीए की बात करते हैं तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम ये लेकर आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग क्या कहते थे कि जहां ये उंगली दिखाते हैं, जहां ये मूर्ति लगाते हैं, वहीं जमीन कब्जा करते हैं। ये बाबा साहब संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, और ये संविधान बनाने वाले बाबा साहब को अपमान किस तरीके से करते हैं ये उसको नहीं बता पाते हैं। ये जब प्रमोशन में दलितों का आरक्षण खत्म करते हैं तब ये बात नहीं बता पाते कि मैंने कितना संविधान की रक्षा किया। जो मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से अलग अलग जनपदों में योजनाएं चलती थी प्रदेश भर में, उस योजनाओं का नाम बदल करके जब चलते हैं तब इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बाबा साहब और कांसीराम दलित सम्मान का याद नहीं आता। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 3 अक्टूबर 2013 को, तो 46,410 पुलिस की भर्ती निकली थी। 33,000 अकेले इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज से, इस इलाके से लोगों को लेकर के इन्होंने सिर्फ एक अपने विशेष वर्ग को क्यों स्थापित करने का काम किया। पूर्वांचल में गाजीपुर, बनारस में 4 दीवारी पुलिस लाइन की क्यों तोड़ी गई थी ये नहीं बता पाएंगे। जब हाईकोर्ट ने एक बात तो कह दिया कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी दीजिए, तब इनको सिर्फ अपनी वो जाति दिखाई दे रही थी। थाने पर बैठ करके इनके लोग जब मुकदमा लिखाने के लिए कोई गरीब जाता था तो अपने आदमी को लगा करके उसकी मुकदमा नहीं लिखने देते थे। क्या इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है? ये भी बताएं कि जब ये पहली बार जब सरकार ने पहला कलम चलाए थे तो बम ब्लास्ट करने वाले अपराधी का इन्होंने मुकदमा वापस करने के लिए क्यों याचिका लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये भी ये बताने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उसी गुंडा राज को खत्म करने के लिए तीसरी बार मोदी जी की सरकार लाई है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जो उनको चमचम रसमलाई था बैठा करके होटलों में बैठा, वक्त की बात है, जफर जी के पास भी जाना है मुझे। क्विक रिएक्शन अखिलेश जी, राजभर जी ने जो आरोप लगाया कि आपकी सरकार के, और फिर जफर जी ये हमारे साथ चुनाव जीत के आए हैं और योगी जी ने भी नेता को मंत्री बनाया है, इतनी तो बजानी पड़ेगी। बाकी इनके सवाल जवाब करने लायक नहीं है। जवाब है ये बीजेपी के बारे में क्या बोलते हैं, जवाब मैं नहीं करना चाहता। ये बहुत भर की बात है, ये जवाब देने लायक भी बात नहीं। अरे इतनी सारी बातें उन्होंने बोली, लेकिन आपने एक सेंटेंस बोला कि हमारे साथ जमीन कब्जा करने वाला क्यों बताया था? सरकार में इसे नहीं है, इसलिए ये है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। प्रमोशन अखिलेश जी आगे से ना थोड़ा सा पॉइंट्स लेकर आने चाहिए, क्योंकि जितने सवाल पूछे गए आपने सिर्फ डाइवर्ट किया है आज शो में। आपने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इतने आरोप लगे। फाइनल कमेंट जफर जी, क्या दिखा रही हैं आप? मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एनसीआरबी में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है क्राइम में। क्राइम अगेंस्ट विमेन, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, गैंग रेप। और इस बार तो हालत यह है कि आप रिपोर्ट कराने जाइए तो आपकी रिपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, रात के अंधेरे में जो अभी क्योंकि मेरे पास वक्त की बाधा है, वरना मैं राजस्थान के आंकड़े अशोक गहलोत के समय पर भी देती मैं, और कर्नाटक के भी देती, लेकिन अभी वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त नहीं है, सभी राज्यों पर बात होनी चाहिए। चलिए, वक्त की बाधा है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ आज जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए लगता है कि जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की, उस पर क्योंकि सभी की निगाहें लगी हैं, और बीजेपी जो कि सत्ता में है, जाहिर तौर पर उम्मीदें भी उससे हैं और निगाहें भी उस पर हैं। और इसीलिए लग रहा है कि जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक शायद उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और इस तरीके की खबरें भी लगातार आती रहेंगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।